जज्बा और जुनून आपके साथ है तो कोई भी चुनौती आपको अपनी कामयाबी को हासिल करने से रोक नहीं सकती। और आज का हमारा पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म जिस से जीत तक में आज हमारे इस स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं हमारे दिल्ली प्रांत के माननीय सुबोध चंद्र जी का, जो कि हमारे विश्व हिंदू परिषद के मंत्री, संगठन मंत्री हैं। तो एक बार मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ हमारे स्टूडियो में। सर, हम चाहते हैं कि संगठन मंत्री के रूप में आपकी भूमिका क्या है और किस तरीके की जिम्मेदारियां आप अक्सर निभा रहे हैं, उसके बारे में आप हमारे युवाओं को बताएं। जैसे मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री हूँ दिल्ली का, और हम वैसे दिल्ली को दिल्ली नहीं बोलते, हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। तो मैं इंद्रप्रस्थ का संगठन मंत्री हूँ। और आपने कहा कि मेरा जो काम है वो प्रचारक के नाते है कि विश्व हिंदू परिषद में समन्वय सभी का ठीक बना रहे। तो जितने भी हमारे आयाम हैं विश्व हिंदू परिषद के, जितने भी काम करने वाले जो नीचे ब्रांच है, उन सबका आपस में समन्वय बना रहे। फिर इसी प्रकार से जितने भी हमारे संगठन हैं समाज में काम कर रहे हैं, उन सामाजिक संगठनों का भी आपस में तालमेल ठीक रहे। संगठन को कितनी गति मिले, संगठन कितना विस्तार हो, तो उसके लिए भी संगठन मंत्री की मुख्य भूमिका यही है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा आपकी जो है युवावस्था और बचपन की ओर जाना चाहेंगे। और जैसा कि हमें पता चला कि आप उत्तराखंड की उन खूबसूरत देवभूमि से अपना नाता रखते हैं, आपकी पृष्ठभूमि जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से है, तो मात्र 13 साल की उम्र में आपने अपने माता पिता और परिवार से दूर होकर दिल्ली के इस अनजान शहर में एक कदम रखा और अपनी पहचान के लिए और अपने समाज और राष्ट्रीय भाव से जो है आपने जो है पूरी निष्ठा के साथ काम किया। उसके बारे में जरा आप हमें बताएं। तो मैं 98 में दिल्ली आया था, 98 में 8वीं की पढ़ाई करके तो दिल्ली में तो मैंने गुरुकुल में पढ़ाई करी। लेकिन वहां से आने का कारण तो ये था कि घरों की परिस्थितियां भी वो सब चीज है, उसके कारण उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। तो मैं दिल्ली में गुरुकुल में आया। तो बिल्कुल उत्तराखंड से दिल्ली, जिसने कभी ऋषिकेश श्रीनगर तक भी नहीं देखा, वो एकदम से दिल्ली आ गया। और दिल्ली भी जैसे ऐसी स्थान पर आया मैं, जिस स्थान पर मैंने मतलब पुस्तकों में पढ़ा था कि इस प्रकार का भी शहर होता है, इस प्रकार के लोग भी होते हैं, कई सारी चीजें जो इस प्रकार के लोग जहाँ रहते थे वहां मैंने कभी देखे भी नहीं थे। उत्तराखंड में उस प्रकार के रहते ही नहीं थे। तो मैं जिस एरिया में आया, उस एरिया में मुझे एकदम से बिल्कुल उत्तराखंड से अलग सा लगा कि नहीं, तो सवेरे उठते ना कोई पहाड़ दिखते ना कुछ दिखते। तो वहाँ फिर भाषा की, बोली की, उसका भी दिक्कत होती थी, खान पान का भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन वो जो 98 में मैं 12-13 साल का था, तो तब मैं दिल्ली आया था। तो उस समय की परिस्थिति और अब की परिस्थिति, उस समय पर दिल्ली तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी भी पॉल्यूशन ज्यादा है, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति में मैं रहा हूँ गुरुकुल में, तो ऐसे रहा है उस समय। तो आपके अंदर ये जो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव बचपन से ही था या फिर दिल्ली आने के बाद आपने ये संकल्प लिया? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को ऐसे लगता है कि उत्तराखंड का हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वो बचपन से ही उसको वहाँ के चाल चलन से, वहाँ के लोगों की रहने के ढंग से, उसके कारण उनके अंदर एक जज्बा तो रहता है। मतलब वो लोग, समाज के लोग और भी कहते हैं ईमानदार, और उसके विषय में तो सब चीज कहते हैं, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति के लिए उसके अंदर पता नहीं वो उसमें उसके रक्त में ही है। लेकिन दिल्ली आने के बाद फिर मेरा भी थोड़ा कहीं ना कहीं रुझान बढ़ गया, हमारे इस प्रकार के गुरुकुल में रह करके कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में जाना, और कार्यक्रमों में जाकर के कहीं सामाजिक कामों में जाना, कभी सामाजिक संगठनों के कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जाना। तो मैं सबसे पहले एक रामलीला मैदान में राम जन्मभूमि के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, वो था 2000 में। तो उस यज्ञ में मैं गया था। तो वहां मुझे कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता, कुछ दुर्गा वाणी की बहनें, कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग उस कार्यक्रम, उन्होंने ही वो कार्यक्रम संभाला। तो वहां से मेरा रुझान थोड़ा सा उस तरफ जाने लगा। वैसे देखा जाए तो मैं 96 में उत्तराखंड में जहाँ मैं पढ़ाई करता था रुद्रप्रयाग में, वहाँ विद्या मंदिर में पढ़ता था, तो शाखा तो मैं वहां से जाता था। लेकिन शाखा में उस टाइम पर उतना रुझान वहां नहीं बढ़ा था, रुझान तो मेरा दिल्ली में ही बढ़ा जब मैं विश्व हिंदू परिषद उसमें। तो मैंने जब 2002 में मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली, तो कॉलेज में एडमिशन लेना था। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फिर छात्रावास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहूंगा कहाँ, तो रहने की व्यवस्था नहीं हुई। तो फिर मैं कुछ समय के लिए
विश्व हिंदू परिषद में किसी अधिकारी के साथ जब मैं वहाँ रामलीला मैदान में जाता था, वहाँ संपर्क के व्यक्ति से मिला तो उन्होंने कहा कि कहीं कुछ रहो, 2-4-5 दिन यहाँ रहो, देखेंगे। तो फिर ये सब चीज चलता रहा। उन्होंने कहा कि नहीं यार, तुम तो यहाँ बहुत अच्छे काम किए हैं, तो तुम हमारे यहाँ की कुछ इस प्रकार की व्यवस्था भी संभालो, कुछ एक आयाम है, संस्कृत आयाम है, संस्कारों की काम चलता है या कैंप चलते हैं, उसको आप संभालो। तो वहाँ मेरा रुझान बढ़ता रहा। लेकिन मैंने वो जो प्रचारक पद्धति देखी थी विश्व हिंदू परिषद में, बहुत वरिष्ठ प्रचारक, बहुत सीनियर प्रचारक, मतलब जिनके मैं तो सोच रहा हूँ कि हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे प्रचारकों के साथ में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। वो चाहे माननीय अशोक सिंघल जी हैं, चाहे वो आचार्य गिरिराज किशोर जी हैं, उनका बहुत वरिष्ठ प्रचारक, जिनके तो इस धरती पर वाकई में उन्होंने काम किया, तो अगर हिंदुत्व के पुरोधक थे तो वो लोग थे। उनके साथ रहने का अवसर मिला। उसी समय पर मैं वहां भी शाखा में जाता था, तो शाखा में जुड़ते जुड़ते मन के अंदर ये आ गया कि भाई जैसे ये प्रचारक है, मेरा भी मन उसकी तरफ जाने लग गया। पढ़ाई पूरी कर ही ली थी, पूरी तो क्या B.Ed M.Ed कर लिया था। तो पढ़ाई करने के बाद मन किया कि चलो कर लेता हूँ, कुछ 5-6 महीने देखता हूँ इसमें भी। वो 5-6 महीने अभी तक चल रहे हैं 2010 से, और अभी तक वो 5-6 महीने चल रहे मेरे। जी, बहुत ही खूबसूरत। और उत्तराखंड जहाँ आपसी प्रेम, सादगी, शादी विवाह और रिश्ते नातों को सर्वप्रथम तवज्जो दी जाती है, तो आप कैसे इन रस्मों से अछूते रह गए? जो मैं हूँ, मेरे अभी तक भी मेरे को लगता है कि हमारे माँ पिताजी यही सोचते होंगे कि शादी कर ले, विवाह कर ले, घर आ जा, घर बसा दे। लेकिन हमारे मन में है कि भाई कि हर घर से, हर परिवार से एक व्यक्ति को समाज कार्य के लिए निकलना चाहिए। ठीक है, वो जरूरी नहीं वो प्रचारक निकल करके ही काम करे, जरूरी नहीं, लेकिन प्रचारक निकल करके काम करेगा तो वो और अधिक करेगा। वो पूरे 24 घंटे का कार्य अगर है तो 24 घंटे के लिए वो केवल और केवल संगठन का ही है। वो प्रचारक है तो संगठन का ही है। तो इसलिए मन के अंदर ये रहता है कि भाई कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोस में पैदा हो। तो इसलिए ये कहावत मैंने अपने ऊपर स्वयं सोचा कि भाई कि मेरे ऊपर ही शुरू हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो यदि आप उस समय की स्थिति को देखते हैं, परिवार का जिस प्रकार का दबाव या सामाजिक जो एक बंदिशें होती हैं, 10 लोगों की कानाफूसी होती है, उन सबको भी आपने पीछे छोड़ते हुए और आपने अपनी निष्ठा को जो है पूरा समाज के प्रति समर्पित। हाँ, मैं वो करता हूँ। अभी भी मैं मतलब कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, उसमें परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, कॉलेज के दोस्त, वो सब मिलते हैं तो वो सब बोलते हैं। लेकिन मैं मतलब वो देखते हैं कि भाई कि काम अच्छा कर रहा है, और मेरे को भी लगता है, मैं भी सेटिस्फाई हूँ, मेरे को भी मन की संतुष्टि है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि नेक काम है ये। इस प्रकार का काम हर कोई कर भी नहीं सकता है, और करना सभी को चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कि वो सामाजिक वो सब चीजें सब पीछे रह जाती हैं इसमें। इसीलिए मुझे लगता है हमारा जो जिस से जीत तक का ये प्लेटफॉर्म है, उसमें आपसे बेहतर आज के लिए हमारे स्टूडियो का एक अतिथि कोई नहीं हो सकता, जो हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। एक उदाहरण आपने स्थापित किया है। आज की जब हम समाज में बात कर रहे हैं शादी की व्यवस्था की, तो आपको लगता है कि आज के समय में जो युवा हमारे चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन आज सुरक्षित है? शादी करनी तो समय पर शादी कर लो। मैथमेटिक्स लगाते हैं तो उसमें आज हमारे 25 वर्ष में आयु में शादी हो जानी चाहिए। 25 वर्ष में शादी होती तो 100 साल में वो 4 पीढ़ियां उनकी पूरी हो जाती है, और 4 पीढ़ियां हो जाएंगी तो फिर समाज काम भी कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति बहुत विकट है। आज ये तो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा आजकल युवा। शादी कर रहा है तो मैं पूरी पढ़ाई करूंगा, मैं 32-35 साल का हो जाऊंगा तब शादी करेगा। 32-35 साल करने के बाद उस युवा का कुछ भी नहीं रहता है। वो ठीक से अपना परिवार की भरण पोषण नहीं कर पाता है, वो सामाजिक काम नहीं कर पाते हैं। उनकी 3 पीढ़ियां ही हो पाएंगी 100 वर्ष में। जहां आज हम जिस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चुनौतियों में मेरे को लगता है कि मेरे को आपके स्टूडियो के सामने इस प्रकार की भाषा बोलनी है कि नहीं बोलनी है। हमारे सामने कितने प्रकार की चुनौतियां, वो चाहे मिशनरीज है, चाहे वो जिहाद है, तो उन लोगों के तो 20-22 साल में विवाह की उम्र है उनकी, और 100 साल में उनकी 5 पीढ़ियां हो रही है। हमारे युवाओं के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। वो 25 साल में विवाह कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो खुद 25 साल में कर तब जाकर के 4 पीढ़ियां हो पाएंगी। और विवाह करने के बाद भी उसकी संतानों की कितनी स्थितियां हैं। हम तो हमारा एक, हम तो हमारे 2,
हम दो हमारे कुछ नहीं, इस प्रकार की स्थितियां आज के युवाओं में बन रही है। तो मैं आज के युवाओं को आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं को कृपया कि समय पर विवाह करना और समय पर विवाह करने के साथ में संतान उत्पत्ति ठीक संख्या में करना, जिसकी चुनौतियां हमारे हम सबके सामने है। और इसी के साथ में ये आपसे आपका क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव और सफर बहुत ही चुनौतियों भरा रहा, बहुत उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखे। यदि आप जो 12 साल या 13 साल की उम्र में जो आपका दौर था और आज के 13 साल की उम्र के यदि आप बालक को या बालिका को देखते हैं तो आप क्या डिफरेंशिएट कर पाते हैं? मैं उनमें देश का भविष्य देखता हूँ। वो किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन वो अगर चरित्रवान है, उसके अंदर उसके परिवार से संस्कार जा रहे हैं तो वो देश का भविष्य है। लेकिन वो उसको उसी टाइम पर उसको ठीक ठाक सा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ाई करते करते वो सामाजिक काम हुए, समाज देश के प्रति उसकी श्रद्धा है, समाज के प्रति श्रद्धा है, ये अगर उसके साथ में चल रहा है तो तब मेरे को लगता है कि वो ठीक दिशा में जा रहा है। उसकी दिशा ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसकी दिशा परिवार से ठीक रह सकती है। परिवार में उसकी परिवार जो व्यवस्था है वो संस्कार युक्त है तो तब अच्छे चल सकता है उसका। तो वो 12 और 13 साल वर्ष के बच्चे में मैं देश का भविष्य देखता हूँ, तो देश का भविष्य उन्हीं के हाथ में। जैसे आपने बताया आप विद्या मंदिर से आपने शिक्षा की, अभी लगभग सुगम्य फाउंडेशन की तरफ से हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए जहाँ पे हमने झारखंड जैसी जगह में बाल विद्या मंदिर के स्कूल में देखा कि वहाँ पे जो संस्कार और वहाँ के जो तौर तरीके बच्चों को सिखाए जाते हैं, शायद वो कॉन्वेंट एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके साथ वो नहीं देखा जा रहा। तो आप क्या हमें इसके बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो ये संघ है हमारे बच्चों के अंदर संस्कार और मूलभूत जो जिम्मेदारियों की अनुभूति करवा रहा है, उसमें परिवार और उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहन जी देखो, ये बहुत बड़ी समस्या है जो आज आदिवासी क्षेत्र में मान करके चलो, या जहाँ अभी कुछ भी नहीं है, जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, सरकार की व्यवस्था वहाँ पहुंची नहीं। सरकार की व्यवस्था अधिकतर पहुंची है, जो वहाँ कोई वो नहीं है। उनको हेतु केवल और केवल उनको शिक्षा के साथ में संस्कार युक्त शिक्षा कैसे दी जा सकती है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आजकल जो हमने तो जब पढ़ा है, हमने तो केवल अकबर महान पढ़ा है, उनकी कहानियां पढ़ी हुई हैं। हमने तो जब बाद में जब मैं संघ में आया, जब महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ने लगा, महाराणा प्रताप की पुस्तक पढ़ी, मैंने पद्मिनी का जौहर का कहानियां पढ़ी, शिवाजी महाराज की कहानियां पढ़ी, तब जाकर पता चला कि हम कहाँ किस उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र में एनसीईआरटी हुई है, बाहर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है। नेशनल जो एनईपी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो भी रहे हैं। लेकिन सामाजिक संगठनों के माध्यम से जो आदिवासी क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे रूप में हो रहा है। मैं ऐसे आपके चैनल के माध्यम से ये भी संदेश दूंगा कि भाई कि जो एनजीओ और इनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं वो संस्कार युक्त काम करें, संस्कार युक्त नई पीढ़ी को तैयार करें, और साथ में उसके साथ में बस जो मिशनरीज का, जो मदरसों का, इस प्रकार की जो एक्टिविटियां हैं, उन एक्टिविटियों को कोई भी हम लोग श्रेय न दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी वो देश को चाहने वाली, देश के प्रति प्रेम करने वाले, समाज के प्रति प्रेम करने वाले, हम अपने यहाँ की जो संस्कार युक्त जो शिक्षा पद्धति थी उसको चलाने वाले थे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा मैं जो है आउट ऑफ द वे प्रश्न करना चाहूंगी। हम एक तरफ कैंपेनिंग चलाते हैं परिवार नियंत्रण किया जाए, दूसरी तरफ हम यदि इस तरीके का तथ्य रखते हैं कि परिवार को बढ़ाया जाए, तो किस तरीके से इसको हम समाज में एक सकारात्मक रूप से बता सकें? देखिए, ये बहुत जरूरी है ये बताना। क्या है, ये एक समय पर था, ये इसकी हमारे दो वाली व्यवस्थाएं एक बार शुरू करी गई थी, लेकिन वो हमारे दो केवल और केवल उस टाइम पर जो लॉ बना था वो केवल और केवल हिंदुओं के लिए बना था। मैं भी अपने चैनल पर सीधे बता रहा हूँ कि हिंदुओं के लिए वो लॉ तैयार किया गया था। बाकियों के लिए भी करना चाहिए ना, जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उसके लिए भी तो वो लॉ होना चाहिए। क्या हमारे 4 हो रहे, तो ये तो बहुत बड़ी अव्यवस्था है। नहीं, वाकई में तो कहीं ना कहीं मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सेवा भाव को यदि हमारा युवा, आज की पीढ़ी अपना हिस्सा बनाए तो किस तरीके का सुझाव आप देना चाहेंगे? क्या क्या छोटे छोटे कदम वो बढ़ा सकता है? देखिए, बिना सेवा के तो मेरे को लगता है कि जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति को, हर बालक को, हर विद्यार्थी को सेवा के प्रकल्पों को देखना और सेवा के कामों के साथ जुड़ना। हमारे तो संघ में, अपने
शाखाओं पर सेवा के अलग अलग वो रहते कि एक दिन हमने सेवा दिवस मनाना है, सेवा पखवाड़ा मनाना है, और अपना सेवा भारती के माध्यम से हम लोग सेवा के काम करते हैं। मैं तो जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ जब मिलता था तो उनको बोलता था कि मैं सेवा के कामों से जुड़े। वो सेवा के काम से पहले जब आप जुड़ते नहीं, देखो उनको जब तक हमने इमोशनल उनको भावुक नहीं किया, किसी काम को दिखाया नहीं, तब तक वो जुड़ते नहीं। तो मैंने दिल्ली में कुछ ऐसे इस प्रकार के प्रकल्प, अपने संघ के प्रकल्प दिखाए। कुछ विद्यार्थियों को अपने दोस्ती करके लेकर के गया कि चलो भाई वहां देखने चलते। तो ऐसे जब देखने के लिए गए ना, तो उनके अंदर कुछ लड़कियां, तो बालिकाएं जो थी वो रोने लग गई कि अच्छा ये भी सेवा होती क्या। बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये पढ़ाई, उसको इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, इतना बड़ा वो दे दिया कि हमने पूरा साल भर का प्लान बना दिया, आज हमने इतना पढ़ दिया, साल भर में यहाँ तक पढ़ना ये लेकिन उसके साथ में अगर हमने सेवा का काम है, आज हमारे पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे सेवा कार्य चल रहे हैं, विद्यार्थियों के बीच में बहुत सेवा कार्य चल रहे हैं। उन विद्यार्थियों को हम दीपावली के समय पर कुछ इस प्रकार की सेवा बस्तियों में लेकर के जाते हैं। उन सेवा बस्तियों में उनको दिखाते हैं कि यहाँ की स्थितियां देखो ना, आप क्या कर सकते हैं इनके बीच में। किसी को रिसर्च करना तो वो रिसर्च पेपर लिखेगा ना उनके बीच में, वो किसी को वहां कुछ अपने भविष्य में वो कहीं किसी क्षेत्र में जाएगा तो वहां से कुछ अंश निकाल करके वहां डोनेट करेगा ना। तो ये सभी व्यवस्थाएं मेरे को लगता है बहुत जरूरी है। सेवा, अगर विद्यार्थी को सेवा से अछूता रख लिया तो उसका जीवन मेरे को लगता है बहुत कम है। तो इसलिए उसको सेवा जरूर दिखानी चाहिए। आज के माता पिताओं को मैं इस चैनल के माध्यम से और आपके यहाँ पे उपस्थिति से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये जानकारी नहीं है कि हमारे संघ के द्वारा कितने ही बेहतरीन तरीके के जो है शिक्षा की पद्धतियों का उपयोग हो रहा है और बहुत ही अच्छे स्कूल जो है चलाए जा रहे हैं। तो उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि आज के समय में लोगों को समझ आता है कि अगर हम बड़े बड़े ब्रांड के स्कूल में जाएं तो वही हमारा बच्चा जो है एक कैम्ब्रिज के लेवल का निकलेगा। तो इस स्कूल में जो है एडमिशन प्रक्रिया क्या होती है? स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया तो सामान्य वैसी है जैसे हर स्कूलों में है, उसी प्रकार की है। परीक्षा वहाँ की भी होती है, वो फिर सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो स्कीम है कि भाई कि वो जो कि वो ड्रॉ निकलता है, ड्रॉ के माध्यम से हो गया। वहाँ फिर EWS जो स्कीमें सरकार की है उसको फॉलो करते हुए हमारा उसमें भी वो चलता है। लेकिन क्या है, ठीक है, हमारी जैसी इस पद्धति की स्कूल हैं और भी ज्यादा हैं, और भी कई सारे हैं। जैसे DAV स्कूल हैं, DAV स्कूल में भी बहुत सारे संस्कार की बातें चलती हैं। उसके अलावा भी कई सारे स्कूल हैं जिसमें चलती, चिन्मय मिशन के हैं, इस प्रकार के स्कूल हैं, उसमें चलती है। लेकिन जो ये मिशनरीज के स्कूल हैं वो केवल और केवल इंटरनेशनल ब्रांड लेकर के और हमारे बच्चों को कोई संस्कार की बातें नहीं करते। इंग्लिश ठीक बुलवाने के लिए बोल सकते लोग, और बच्चा मातृभाषा हिंदी भाषा में बात नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ प्रोसेस सामान्य ही है जैसे और स्कूलों का है, पर वहाँ सीट कितनी है उस पर उतरता है। अच्छा, तो आपके कभी कोई खास पसंदीदा शौक रहे हो युवावस्था के, जिनको यदि आपको इस समय मौका मिले तो आप उसको रिपीट करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा शौक कुछ नहीं रहा। शौक ऐसे कोई खाने पीने का भी शौक नहीं रहा। एक्सरसाइज, फिजिकल वगैरह का एक समय रहा है, सब चीज रहा है, बाकी तो ऐसे कुछ वो नहीं रहा। शौक पालता तो मेरे को लगता है कि मेरे सामाजिक कामों में, समाज कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए मेरा बहुत शौक रहा है। सेवा कार्य, एक सेवा प्रकल्प चलता अपना घर आश्रम, जो रोड पे विक्षिप्त पड़े हुए प्राणी होते हैं उनको उठाते हैं और वो वैन आती है उठाने के लिए। हम मतलब किसी की कॉल आ गई किस प्रकार, तो वो उनको लेकर के जाते हैं। वो विक्षिप्त है, पागल जैसा पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ, बाल बुकते हैं, कपड़े हैं कि नहीं शरीर में, उसको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे लोगों की सेवा मैंने एक हफ्ते केवल उनके साथ बीच में रहकर के उनकी सेवा भी मैंने करी है। क्या है कि जब तक हमारे अंदर इस प्रकार के भाव नहीं जगेंगे ना, तो शौक इन चीजों का रहा है जी। देश के प्रति समर्पण का भाव, ये मेरा शौक रहा है। बाकी शौक कि कपड़े पहनना, ये करना, वो करना, मैंने तो चैनल जब से प्रचारक जीवन में आया, प्रचारक जीवन की बात तो कुर्ता पैजामा ही पहन रहा हूँ। उत्तराखंड से क्योंकि आपकी जो है हमेशा जुड़ाव है, आपका मातृभूमि उत्तराखंड है, तो वहाँ के लिए आपने अभी तक कितने प्रयास किए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा सुख सुविधाओं का अभाव रहा है और हर बच्चा मुझे लगता है वो दिल्ली में हॉस्टल और इसके माध्यम से ही अपनी शिक्षा पूरी कर पा रहा है। तो देखो, मैं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक, तो मेरे को लगता है कि मैं पूरे राष्ट्र का ही हूँ, तो मुझे सबकी ही चिंता करनी पड़ती है। पर कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर कुछ लोग बैठे रहते हैं, वहां पर कोई एक उत्तराखंड का आता तो आदमी के चेहरे का रौनक अलग प्रकार का वो बदल जाता है, वो अपने आप ही बदल जाता है, वो स्वाभाविक है। तो उत्तराखंड के प्रति ऐसे
तो हर प्रकार की वो रहती है, हर समय समय पर उसको चेंज भी होता रहता है। लेकिन उत्तराखंड की त्रासदी के समय पे मैं पूरे समय उत्तराखंड की त्रासदी में मैंने सेवा का काम किया था। मैं दिल्ली से अकेले उत्तराखंड पहुंचा था। उस समय पर मैंने वहां पर हर प्रकार की, मेरे को लगता है कि उस समय पर जितनी भी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने वहाँ के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके वहाँ की जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वहाँ के ट्रेडिशनल कार्यक्रम है, उनमें मैं कंटिन्यू निरंतर जाता रहता हूँ। यहाँ भी दिल्ली में भी होते तो उनमें भी मैं जाता रहता हूँ। यहाँ के लोग भी मुझे बुलाते हैं और उनके मन में भी ये रहते कि उत्तराखंड के तो इसलिए जाना, इसलिए बुलाते हैं मुझे। लेकिन मेरे मन में एकदम से वो नहीं रहता कि क्योंकि मेरे को तो मैं यहाँ हर प्रकार के लोगों के बीच में जाता हूँ, हर स्टेट के जितने भी प्रांतों के कार्यक्रम होते हैं उनमें सब में जाता हूँ। तो उत्तराखंड के प्रति है वो जी, क्योंकि वो मेरी मातृभूमि है। मैंने कहा वहाँ वो किया, रहा हो, जन्म लिया, तो रहता ही थोड़ा बहुत। जी नहीं, बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि अंत में जो है आप हमारे आज के युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने संघ की तरफ से और अपने व्यक्तिगत अनुभव की तरफ से? देखिए, मैं आज के युवाओं को बस एक सबसे बड़ा संदेश देता हूँ, क्योंकि हमारे युवा, क्योंकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है भारत। 65% युवाओं का देश है ये। और ये युवा एक दिशा में चले, देश के प्रति सोचने वाला बने, देश और समाज के प्रति सोचने वाला बने, तो मेरे को लगता है हमारा देश बहुत बड़ा, एक पावरफुल, बहुत बड़ा देश, शक्तिशाली देश बनने वाला है। ये सबसे बड़ी हमारे पास पावर है। और हमारा जो युवा है वो नशा से मुक्त रहे, क्योंकि एक हमारा जो युवा नशा की ओर बहुत ज्यादा, आज जो एक उसका भी बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 6ठी क्लास से और 12वीं क्लास तक के पढ़ने वाले जो विद्यार्थियों के अंदर 8.5 करोड़ का आंकड़ा जो कि नशा करता है ड्रग्स में। तो ये थोड़ा सा हमें चिंता करने वाला विषय। वो युवा थोड़ा संस्कार युक्त रहे, संस्कार की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, परिवार व्यवस्थाओं में रहे, परिवार वाले भी उसकी चिंता करें। तो ये सबसे मेरा बड़ा संदेश है। और साथ में मैंने जो हर समय कहा कि समय पे विवाह करना, समय पे विवाह करने के साथ में मेरे को कितनी संतान की उत्पत्ति करनी, क्योंकि जो हमारी चुनौती है, देश किस दिशा में जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि मैं इतनी बातें मैंने आपको पूछा, और पूछना तो पूछ सकते हैं। एक संकल्प से ध्येय को लेकर सामान्य स्वयं सेवक से प्रचारक तक का सफर हर कोई तय नहीं कर पाता है। समाज कल्याण से राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र कल्याण से विश्व कल्याण की अवधारणा को लेकर चलने वाले हमारे सबसे चहेते, सबसे प्रिय युवाओं के चहेते माननीय श्री सुबोध जी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस चैनल में हमारे युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन संदेश लेकर आए। तो आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।